आंटी कहाँ हैं आप? वो हाथ में डोंगा पकड़े अचानक मेरे कमरे में दाखिल हुई। मोहतरमा, ना तो ये अम्मी जान का कमरा है और ना ही किचन कि तुम यहाँ अम्मी जान को तलाश करती फिर रही हो। उसने मासूमियत से कहा, आपके कमरे का दरवाज़ा खुला था इसलिए चली आई। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी मांगने के बहाने मत तलाश करो और अब बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं। मैं उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। वो सर झुकाए बाहर निकल गई। वो हमारे पड़ोसी अंकल एहसन मजीद की बड़ी बेटी थी। सायरा नाम था उसका। मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी और कभी इजहार की जुर्रत नहीं कर पाई थी। मुझे भी पसंद थी, मगर जाने क्यों उसे सताने में मज़ा आता था। उसके हर काम में कीड़े निकालना, उसे हर वक्त तंज़ो तशनी का निशाना बनाना, उसकी किसी बात को भी ना समझना मेरी आदत सानिया थी। और वो भी अजीब मट्टी की बनी थी कि मेरी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर बात पर अमल पैरा होना अपना मजहब समझती। जमीला, ये क्या वाहियात कलर पहना हुआ है? मैंने छोटी बहन जमीला के गुलाबी लिबास पर तंज किया। औरतों को सिर्फ काला लिबास जचता है। जमीला कहाँ चुप रहने वाली थी, झट बोली, भैया ये रोब अपनी होने वाली बीवी पर झाड़ना। मेरा जो जी चाहेगा पहनूंगी। वो जमीला की गहरी सहेली थी और उस वक्त भी जमीला के पास बैठी थी। जर्द रंग के लिबास में सरसों के फूल की मानिंद खिली हुई सूरजमुखी के फूल की जुड़वा बहन लग रही थी। मेरी बात पर तबसरा किए बगैर खामोश बैठी रही। यूं लग रहा था जैसे उससे कोई गुनाह सरजर्द हुआ हो। शाम को जब वो जमीला से मिलने आई तो काले लिबास में थी और उसके बाद मैंने उसे हमेशा काले लिबास में ही देखा था। अम्मी जान, कभी कस्टर्ड भी बनेगा इस घर में? खाने के बाद मैंने हस्बे आदत वावेला किया, लड़के तुम पागल तो नहीं हो क्या? रात मीठे में कस्टर्ड ही तो बना था, इतनी जल्दी भूल गए? अम्मी जान ने सख्त बुरा मनाते हुए कहा, हालांकि वो नहीं जानती थी कि मैं ये किसे सुना रहा हूँ। सायरा उस वक्त जमीला के कमरे में मौजूद थी और नामुमकिन था कि उसने मेरी बातों पर कान ना धरे हों। दिन को भी बन जाता तो क्या हम गरीब हो जाते? मेरी तकरार जारी रही, ये कभी नहीं सुधरेगा। अम्मी जान बुड़बुड़ाते हुए किचन में घुस गई। शाम को कस्टर्ड का डोंगा अम्मी जान के हवाले करते हुए वो कह रही थी, आंटी आज अम्मी जान ने कस्टर्ड बनाया है और कहा मेरी बहन को भी दे आओ। शुक्रिया बेटी, उधर फ्रिज में रख दो। मैं खुद बनाने लगी थी। साकिब की जिद होती है रोजाना, कभी बनाना याद रहता है, कभी भूल जाता है और जिस दिन भूल जाए आसमान सर पर उठा लेता है। डोंगा फ्रिज में रखकर वो जमीला के कमरे में घुस गई और उसके बाद हर दूसरे दिन अंकल एहसन के घर में कस्टर्ड बनने लगा, जिससे एक डोंगा हमारे घर भी लाजमन आता। दोनों घरों के ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि इस बात को अम्मी जान या हमारे घर के किसी दूसरे फर्द ने कभी अहमियत नहीं दी थी। जहर लगती है मुझे औरतों के हाथ पर मेहंदी। जमीला को अपनी भांजी अक्सा के हाथों पर मेहंदी के डिज़ाइन बनाते देखकर मैं तबसरा करने से बाज ना आ सका। अक्सा ने मासूमियत से पूछा, क्यों मामू? अब्बू जान तो कहते हैं औरतों के हाथों पर मेहंदी अच्छी लगती है। बस मुझे अच्छी नहीं लगती गुड़िया। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो भी जमीला से मेहंदी लगवाने के लिए आई थी, क्योंकि जमीला को उस काम में काफ़ी महारत हासिल थी। मैं जब लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो वो बगैर मेहंदी लगवाए वापस जा रही थी। सायरा, तुम कहाँ चल दी? जमीला ने हैरानी से पूछा। मेहंदी नहीं लगवानी क्या? बाजी, कल लगवा लूँगी, अभी मुझे एक काम याद आ गया है। ये कहकर वो बाहर निकल गई और फिर वो कल कभी ना आ सकी। वो यूं ही करती, हमेशा मेरे मुंह से निकले अल्फाज उसके लिए हरफ़े आखिर होते थे और मैंने कभी भी बराह रास्त उसे मुखातिब नहीं किया था। बस किसी भी तीसरे बंदे की आदत, लिबास वगैरह को टोक देता और वो झट उस पर अमल पैरा हो जाती। ये सिलसिला चलता रहा। वो मेरी पसंद के सांचे में ढलती गई। मैंने लिपस्टिक पर नाक भून चढ़ाई। उसके गुलाब के पंखड़ियों से होंठ सुर्खी से महरूम हो गए। सुरमे को पसंदीदा कहा। उसकी शहदाई आंखें सुरमे की आमा जगह बन गई। कांच की चूड़ियों को अच्छा कहा। गंदुमी रंगत की रेशमी कलाइयाँ कांच की हथकड़ियों से सज गईं। मैंने कहा, जमीला कभी परांदा भी बांध लिया करो। और सायरा के काले बाल परांधे की गिरफ्त में आ गए। इस सब के बावजूद उसने कभी इकरार मोहब्बत नहीं किया था, कभी ये नहीं कहा था कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, कभी मोहब्बत भरा ख़त नहीं लिखा था। और मैं मुंतज़िर था कि वो इजहार करे, कहे, साकिब मुझे प्यार हो गया है तुमसे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे अपना लो।
अपने अब्बू को हमारे घर भेज दो ना प्लीज़ मेरे अच्छे साकिब। मगर मेरा ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मैं अपनी अना के खौल में सिमट गया, उससे बेइतनाई बरतने लगा। वो घर आती, मैं बाहर निकल जाता, वो किसी सवाल पूछने के बहाने मेरे करीब आती और मैं ये कहकर धुतकार देता, मेरे पास वक्त नहीं है। अब्बू जान हर माह के आखिर में पूरी फैमिली को पिकनिक के लिए ले जाते। एक दिन उसने भी हमारे साथ जाने के लिए घर से इजाज़त मांगी, जो आसानी से मिल गई। मगर मैं उस दिन तबीयत की खराबी का बहाना करके घर रुक गया। मैं उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो मेरे लिए कितनी काबिल नफ़रत है, और यही वो तरीका था जिससे वो मेरे कदमों में झुक जाती, मोहब्बत की भीख मांगती, मेरी अना को तस्कीन मिलती, और उसके बाद मैं उसे अपनाने में देर ना करता। आखिर मुझे भी तो वो बहुत प्यारी लगती थी, मगर अपनी सारी चाहत, बेपाया मोहब्बत के बावजूद वो मेरी ये शर्त पूरी करने में नाकाम रही। उसकी हर अदा, हर हरकत, हर इशारा चीख चीख कर मुझे यकीन दिलाता, साकिब मैं तेरी हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में लिखी तहरीर पढ़नी नहीं आती? क्या मेरी हरकतों सकनात से पता नहीं चलता? ज़रूरी तो नहीं कि मैं चाहत के इजहार के लिए अल्फाज का सहारा लूँ। तुम क्यों नहीं समझते, शर्मो हया औरत का दूसरा नाम है। मोहब्बत होने के बावजूद औरत इजहार की कुदरत से महरूम होती है। मैं कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? क्या मेरा हर अमल मेरे एहसासात का तर्जुमान नहीं है? साकिब तुम मर्द हो, इजहार की जुर्रत से लबरेज, तुम्हें कोई शर्म माने नहीं है। प्लीज़ मुझे टूटने से बचा लो, सिर्फ एक बार पहल कर लो। मैं अपना पंदार, अपनी अना और खुद को तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगी। किसी आजमाइश से नहीं घबराऊंगी, हर इम्तिहान में सुर्ख रूह होकर दिखाऊंगी। मगर मैं पत्थर बन गया, मेरी अना का खौल रोज़ बरोज़ मजबूत होता गया। मैं झुकने के लिए तैयार नहीं था। अगर वो चाहत की दावेदार थी तो उसे ही इजहार करना चाहिए था। प्यार तो मैं भी बहुत करने लगा था, पर मैं क्यों झुकता, क्यों पहल करता? हालांकि सोचा जाए तो इसे झुकना नहीं कहते। अगर वो चाहत की दावेदार थी तो ये जुर्म तो मुझसे भी सरजर्द हुआ था। और फिर एक दिन मेरी अना ने अजीब रंग दिखाया। उस दिन अब्बू जान ने शादी के मौजू पर मुझसे मशवरा किया था। साकिब बेटे, एहसन साहब बहुत अच्छे, उम्दा और ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, और उनकी बेटी सायरा मुझे जमीला ही की तरह अजीज़ है। अच्छा तो फिर अब्बू जान, मैं जानबूझकर अनजान बन गया तो ये कि वो इस काबिल है कि उसे अपनी बहू बनाकर मैं फ़ख्र कर सकूं। अब्बू जान ने वाज़े अल्फाज में अंदिया दिया। अब्बू जान, आप जानते हैं मेरी तालीम अधूरी है। मैं जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता ये मुनासिब नहीं होगा। बेटा, सिर्फ मंगनी से शायद तेरी तालीम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीनन आप सही कह रहे हैं, मगर मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं कर सकता। अब्बू जान ने दबे लफ्ज़ों में मुझे तंबीह की। बेटा, देर करने से एक अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से जा सकता है। एहसन भाई एक दो मर्तबा बातों बातों में इशारा कर चुके हैं। बेटी के बाप हैं, वाज़े तौर पर तो नहीं कह सकते ना। वो वाज़े अल्फाज में कहेगा और ख़ुद चलकर आएगा। अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू यकीनन उसे गवारा नहीं होंगे। मैं दिमाग में उभरी सोच को अल्फाज का जामा ना पहना सका। अपनी अना के आगे मैं झुकना नहीं चाहता था और बात बनाते हुए बोला, पापा हमें रिश्तों की कमी है क्या? ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे दिल से कहकर अब्बू जान वहाँ से उठ गए। वो नहीं जानते थे कि सायरा की शिकस्त तस्लीम करने से पहले रिश्ते की बात करना मेरी खुददारी के लिए ताज़ियाना था। मैं हार तस्लीम नहीं कर सकता था। वो मुझसे 4-5 साल छोटी थी, गोया मेरे हाथों में ही पली बड़ी थी, और खुद से छोटी लड़की से दब जाना मुझे कैसे गवारा हो सकता था। अब्बू जान के बाद अम्मी जान ने भी इस मौजू पर बात की, मगर मैं उन्हें भी टाल गया। जब अम्मी जान मुझसे राय ले रही थी उस वक्त जमीला भी वहाँ मौजूद थी, और मैं जानता था कि वो सारी बात सायरा को बता देगी। इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा ही सख्त अल्फाज में अम्मी जान को मंगनी से मना कर दिया। दूसरे दिन मेरे इनकार का असर उसके चेहरे पर वाज़ेह था। उसकी आंखों में हज़ारों शिकवे करवटें ले रहे थे। चेहरा हसरत और यास की तस्वीर बना हुआ था। मुझे यकीन हो गया कि वो टूट चुकी है और अब जल्दी ही अपनी शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए उसे मेरे पास आना है। और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो इतवार का दिन था। इम्तहानात से फारिग होकर मैं कुछ पुरसुकून सा था, इसलिए दिन चढ़े तक सोता रहा।
नाश्ता भी नींद की नज़र हो गया था। उठकर मैंने शावर लिया और गर्मा गर्म चाय से लुत्फ अंदोज होने लगा। जो जमीला वहाँ पटक पड़ी थी, उसे इतवार के दिन मेरा देर तक सोना बहुत बुरा लगता था, मगर छोटी होने के नाते कुछ नहीं कह सकती थी। दरवाज़ा खटखटाकर सायरा ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। अब वो मुझसे पूछकर ही कमरे में दाखिल होती थी। जी आ जाएं, मैं बेनियाजी से बोला। अस्सलामुअलैकुम। कमरे में दाखिल होकर उसने सलाम किया और खामोशी से खड़े होकर हाथ मरोड़ने लगी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम का जवाब देकर मैं अपने लिए थर्मास से चाय का दूसरा कप भरने लगा। चंद लम्हे बाद भी वो कुछ ना बोली तो मैंने सर उठाकर उसकी आंखों में झांका। जी फरमाइए। हालांकि उसकी आंखें चीख चीख कर अपनी शिकस्त का ऐलान कर रही थीं। वो हार चुकी थी। उसके आसाब मेरे दर पे हमलों की ताब नहीं ला सके थे। उसकी रेजा रेजा अना मुझे अपने कदमों में बिखरी नजर आई। वो जी आंटी घर में नहीं थी और मैंने जमीला बाजी को साथ ले जाना है। सोचा आपसे इजाज़त ले लूं। मैं जानता था वो झूठ बोल रही है। अम्मी घर में मौजूद थी। वो इजहार मोहब्बत के लिए आई थी, मगर इजहार की जुर्रत नहीं कर पाई थी। मैंने उसका झूठ जाहिर करना ज़रूरी ना समझा और बोला, तो ले जाओ जमीला को। इससे पहले वो तुम्हारे घर कब इजाज़त मांग कर जाती है। शायद वो शाम तक ना आ सके। उसके लहजे में दुख की झलक थी। ठीक है, बता दूंगा अम्मी जान को। मैंने बेपरवाही से कंधे उचके, फिर उसे वहीं खड़ा देखकर पूछा, और कुछ? वो असल में आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, बस इसलिए। वो जाने पर आमादा नजर ना आई। मैं जानता था वो आज अपनी अना और खुददारी हार कर ही इस कमरे से निकलेगी। पहले कभी नहीं आए आपके यहाँ मेहमान। वो जी इस किस्म के तो नहीं आए। वो झिझकते हुए बोली, क्यों, इनके सींग है क्या? मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में पूछा। मेरे चच्चा हैं जी, गांव में रहते हैं। मुझे तेरे चच्चा से क्या लेना, मैंने मुंह बना कर कहा। वो उनका बड़ा बेटा डॉक्टर है, उसके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मेरे लहजे को खातिर में ना लाते हुए उसने मेरी मालूमात में इजाफा किया। मेरे जी में आया एक जोरदार कहका लगाऊं। वो अपने चच्चा के कंधों पर बंदूक रखकर फायर करना चाह रही थी। ये नहीं जानती थी कि मैं उसकी सारी चालबाजियों से वाकिफ हूँ। मेरे जज्बात को जानना उसके बस से बाहर था। तो अच्छी बात है ना, एक डॉक्टर का रिश्ता किस्मत वाली लड़कियों को मिलता है। उसका दिल तोड़ने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अचानक उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। मुझे लगा वो झपट कर मेरा गिरेबान पकड़ेगी और चीख चीख कर पूछेगी, जालिम, और किस तरह इजहार करूं, कितना नीचे गिराना चाहते हो? मगर मैं बेहिस बनकर उसकी शैदाई आंखों में झांकता रहा। उसका गुस्सा बतदरीज गम में ढला और आंखों के कटोरे झलकने को बेताब हो गए। एक करब आमेज सिसकी लेकर वो मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। मेरे अंदर भी कुछ टूटा था। मैं चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर सका। मेरे लब उसे रोकने के लिए हिले ताकि उससे तफसील से पूछूं, आया वो सच कह रही थी या झूठ। बस बहुत हो गया था। वो औरत ज़ात होकर इस हद तक आ सकती थी तो मुझे एक कदम बढ़कर उसे थाम लेना चाहिए था। मगर अफसोस, उस वक्त मेरी आवाज़ ने साथ ना दिया। लब हिले मगर बे आवाज़। मेरी अना अब तक जिंदा थी। मेरी मगरूर सोच ने कहा, यह इजहार नहीं तंबीह है, धमकी है कि अगर मैंने इजहार ना किया और अपने वालिदैन को ना भेजा तो वो किसी और से शादी कर लेगी। अगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं तो उसे भी मेरी ज़रूरत नहीं। भाड़ में जाऊं मैं, उसके लिए डॉक्टर का रिश्ता भी आ सकता है। इन तल्ख सोचों ने मेरे होंठ सी दिए और इससे पहले कि मैं इस बारे में मज़ीद मगज़ खपाई करता, मोबाइल फ़ोन के टोन ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। मेरे दोस्त मजहर इकबाल की कॉल थी। जी मजहर, मैंने कॉल वसूल की। साकिब के बच्चे याद नहीं हैं, आज हसन इब्दाल जाना है। वो सख्त गुस्से में था। ओ सॉरी, मुझे एकदम अपने दोस्त कयूम की शादी याद आ गई। वो हमारा हम उम्र और क्लास फेलो था। 7वीं क्लास तक तो वो हमारे गांव में ही पला बड़ा था, मगर उसके बाद वो फैमिली समेत हसन अब्दाल शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये मामूली फासले हमारी दोस्ती की राह में रुकावट नहीं बने थे। हमारा राब्ता पहले दिन की तरह कायम था। मोबाइल फ़ोन ने यूं भी फासलों को समेट लिया है। सॉरी के बच्चे, जल्दी आओ, मैं लारी अड्डे पर तुम्हारा मुंतजिर हूँ।
मैंने जल्दी जल्दी बैग में 2-3 जोड़े कपड़े और 1-2 ज़रूरत की चीज़ें रखी और चलने के लिए तैयार हो गया। हमें वहाँ 2-3 दिन लग जाने थे। अब्बू जान से मैं पहले ही इजाज़त ले चुका था। अम्मी जान को बताकर मैं घर से निकल आया। मज़हर बेचैनी से मेरा मुंतज़िर था। हसन इब्दाल वैगन अड्डे पर कयूम हमें रिसीव करने के लिए पहुंचा हुआ था। अगला पूरा हफ्ता शादी के हंगामों की नज़र हो गया। शादी की तकरीबात में सबसे मुनफरिद मंजर मुझे दुल्हन की रुखसती का लगा। वालिदैन के घर से रुखसत होते वक्त माँ बाप और बहन भाइयों के गले लग कर रोना खुशी और दुख का अजीब इम्तजाज था। मेरे जहन में सायरा का ख्याल आया, शायद वो भी मेरी दुल्हन बनते वक्त यूं ही आंसू बहाएगी। ये सोच मेरे लबों पर मुस्कुराहट ले आई। उसके साथ मुझे उससे आखिरी मुलाकात याद आ गई। उनका बड़ा बेटा डॉक्टर है। मेरी याददाश्त ने उसके अल्फाज दोहराए। डॉक्टर ने साहिबा, हाँ यही खिताब ठीक रहेगा। शादी के बाद नाक में दम ना कर दिया तो मेरा नाम भी साकिब नहीं। और फिर इसी दम मैंने फैसला कर लिया कि जाते ही सायरा को अपना आप सौंप दूंगा। सारी शिकायतों का मदावा कर दूंगा। उसके कदमों में बैठकर कहूँगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी पाऊँगा। पिकनिक और आउटिंग पर भी ले जाऊँगा। इससे ज़्यादा एक हया वाली को आजमाना मुनासिब नहीं था। और यकीनन अब्बू जान और अम्मी जान ने भी मेरे फैसले को सराहना था। मज़हर को अलविदा कहकर मैं अपने घर की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा इशा की नमाज के बाद ही बंद किया जाता था, इसलिए मुझे दस्तक देने की ज़रूरत ना पड़ी। घर में दाखिल होते वक्त मुझे अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई भी मौजूद ना हो। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैंने अम्मी जान को आवाज़ दी, अम्मी जान मैं आ गया हूँ। अजीब रिश्ता है माँ का भी। औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए माँ की शफकत की मोहताज रहती है। मगर मेरी पुकार के जवाब में अब्बू जान कमरे से निकले। ठीक है बेटा, तुम्हारी अम्मी और जमीला एहसन साहब के घर गई हुई हैं। इस वक्त मुझे हैरानी हुई, मगर अब्बू जान मेरे सवाल से पहले अपने कमरे में गायब हो चुके थे। मैं सर झटकता हुआ अपने कमरे में दाखिल हो गया। ईशा की आज़ान के बाद अम्मी जान और जमीला भी वापस आ गईं। उस वक्त मैं ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठा था। उन्हें घर में दाखिल होता देखकर मैं तंग से बाज ना रह सका। बड़े सैर सपाटे हो रहे हैं। खुद दोस्त की शादी के लिए हसन अब्दाल हफ्ता गुजार आया है और हमें पास पड़ोस में जाकर सहेली की शादी में शमूलियत पर ताने दिए जा रहे हैं। जमीला हस्बे आदत चुप नहीं रही थी। अलबत्ता अम्मी जान ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया था। कौन सी सहेली? मैंने हैरानी से पूछा। जनाब, मेरी एक ही सहेली है, सायरा एहसन मजीद। क्या? मुझे लगा मेरी सांस रुक रही है। दिल इतनी शिद्दत से धड़का कि सीने से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मेरे चेहरे पर वहशत भरे आसार नमूदार हुए। अम्मी जान कमरे में जा चुकी थी और जमीला टीवी स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा थी, इसलिए मेरे तासुरात से बेखबर रही। अलबत्ता मेरे क्या, पर उसे हैरानी ज़रूर हुई थी। आपको पता नहीं है? फिर अचानक उसे याद आया कि मैं तो हफ्ता भर से गायब हूँ। हाँ, आप तो शायद उस दिन दोस्त की शादी में चले गए थे ना। बस जिस दिन आप गए उसी दिन उसके कज़न का रिश्ता आ गया। बड़ी पसोपेश के बाद अंकल ने हाँ की, क्योंकि उनका भाई झट मंगनी पट ब्याह पर जोर दे रहा था। उसके बेटे ने हाल ही में MBBS मुकम्मल किया है, आई स्पेशलिस्ट है। इसी हफ्ते उसने लंदन के लिए रवाना होना है और वहाँ की सकाफत ऐसी नहीं कि कोई भी शरीफ लड़का वहाँ पारसा रह सके। बजाय इसके कि उनका बेटा वहाँ से कोई बदेसी दुल्हन साथ ले आता, बाप ने देसी दुल्हन का इंतज़ाम कर दिया। यकीन करो, बड़ी नसीबों वाली है मेरी सहेली। हालांकि बड़ी हुज्जत की थी अंकल एहसन ने। वैसे उनकी हिचकिचाहट की असल वजह तो आप थे, क्योंकि वो गरीब अब तक इस आस में थे कि हम सायरा का रिश्ता मांग लेंगे और घर की बात घर में रहेगी। मगर जब अब्बू जान ने भी इतने उम्दा रिश्ते की तरफदारी की तो उन्हें मजबूरन मानना पड़ा। गो चच्चा बाप जैसा ही होता है, मगर अब अपने घर से तो दूर हो जाएगी ना सायरा। जमीला और भी बहुत कुछ बता रही थी, मगर मेरे दिमाग में साएं साएं हो रही थी। अगर वो टीवी स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा ना होती तो मेरा वहशत ज़दा चेहरा देखकर ज़रूर हैरान रह जाती। मैं उसे बोलता छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो हैरानी का इजहार किए बगैर टीवी की तरफ मुतवज्जे रही। उसके ख्याल के मुताबिक मैं उसकी सहेली को नापसंद करता था। कमरे में घुसते ही ज़ब्त का लावा फूट पड़ा और गर्म स्याल मेरा चेहरा भिगोने लगा। मेरी जिद और हट दर्मी ने ये दिन दिखाया था। सायरा, मैंने सिसकी भरी,
तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से यूं छूट जाएगा। अगर मुझे खबर होती तो उसे जंजीर से बांध लेता। मेरे आंसू बहते रहे मगर रोने से दिल का बोझ हल्का ना हो सका। मैंने उठकर अलमारी खोली। एक खाने में उन तहाइफ का ढेर लगा था जो मैं उसकी हर सालगिरह पर खरीद कर अलमारी की जीनत बना देता। मेरा इरादा था कि जिस दिन वो इजहार मोहब्बत करेगी ये तमाम उठाकर उसके हवाले कर दूंगा। गो वो मेरे इन अज़ाइम से बेखबर थी और उसके नज़दीक मैंने कभी भी उसे तोहफा देना गवारा नहीं किया था। इसके बावजूद मेरी हर सालगिरह पर वो बड़े प्यार से कोई न कोई तोहफा ज़रूर लाती। उसके तमाम तोहफे मैंने संभाले हुए थे। उसकी दी हुई घड़ी हमेशा मेरी कलाई की जीनत बनी रहती, मगर घर के अंदर मैं उसे आस्तीन में छुपाए रखता कि वो देख न ले। उसका दिया हुआ कीमती फाउंटेन पेन मैं सिर्फ डायरी लिखने के लिए इस्तेमाल करता। उसने रोमानी नावलों का सेट भी मुझे गिफ्ट किया था। हर नावल मैं 2-3 बार पढ़ चुका था। उसका मोबाइल मैंने संभाल कर रखा था कि उसे पहली कॉल इस मोबाइल से करूंगा। मैंने उसका दिया हुआ क्रीम कलर का सूट नहीं पहना था। ये मैंने पहली मुलाकात के लिए रखा हुआ था। मेरे सारे ख्वाब, मेरे इरादे, सारे अज़ाइम अना की भीड़ चढ़ गए थे। उसने कई बार ढके छुपे और वाज़े अंदाज में मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा था, मगर नाकाम रही थी। मैंने कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार कराया था उसे। जमीला खाने का पूछने आई। मैंने बहाना कर दिया, दिल नहीं चाह रहा। वो खामोशी से वापस मुड़ गई। सारी रात मैंने अंगारों पर लौटते गुजारी। किसी करवट चैन नहीं आ रहा था। अगले दिन उसकी बारात ने आना था। मैं कमरे से बाहर ना निकला। फिर मेरी समातों में शहनाई की आवाज़ गूंजी। शायद बारात पहुंच गई थी। भैया, किसी इंसान से इतनी नफरत भी अच्छी नहीं होती। अब तो वो हमेशा के लिए इस घर, इस मोहल्ले से जाने वाली है। जाते जाते तो उससे मिल लो, क्या सोचेगी वो। फिर अंकल एहसन मजीद को कितना दुख होगा। दोनों घरों के इतने करीबी ताल्लुकात हैं और आप 2 कदम भी चलकर नहीं जा सकते। जमीला ने अपनी रो में कहते हुए मेरे ऊपर से कंबल खींच लिया, मगर मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही घबरा गई। मेरी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। भैया, क्या हुआ? खैर तो है ना? उसने मेरा जलता माथा छुआ। उफ, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, प्लीज़ लेटे रहें। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं हिम्मत करके उठ बैठा। अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने वाला मैं खुद था। अब चोरों की तरह मुंह छुपाने से कुछ नहीं हो सकता था। भैया, इतना भी ज़रूरी नहीं है। पहले आप अपनी सेहत का ख्याल करें। जमीला मुझे रोकने में मिसर हुई। कहा जो है, बस जाऊंगा, मैं धाड़ा, और वो कान दबाते बाहर निकल गई। मैं चप्पल पहनकर बाहर निकल आया। वो कपड़े जो मैंने उसे खुश आमदीद कहने के लिए संभाल रखे थे, उसे अलविदा कहने के लिए पहनने पड़ गए थे। अंकल एहसन के घर के दरवाजे पर एक सजी सजाई कार खड़ी थी। मैं उनके घर में दाखिल होकर थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि उसी वक्त उसे कमरे से बाहर लाया गया। सुर्ख जोड़े में वो कोई शहजादी दिखाई दे रही थी। जिस दिन मैंने काले लिबास को पसंदीदा करार दिया था, उसके बाद पहला मौका था कि वो किसी और लिबास में नजर आई थी। रिवायती दुल्हनों के बरअक्स उसने घूंघट उठाया हुआ था। उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। लगता ही नहीं था कि वो हमेशा के लिए इस घर से रुखसत हो रही है। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। मैं फटी फटी निगाहों से उसे घूरता रहा। मुझे लगा मैं गिर पड़ूंगा। उसका हर बढ़ता कदम गोया मेरे बदन से रूह निकाल कर ले जा रहा था, और फिर मुझसे सब्र ना हो सका। अश्कों का सिलाब पलकों का पिश्ता तोड़कर बह निकला। उसकी नज़रें मुझ पर गड़ी थीं। वो ठिठक कर रुकी। उसकी आंखों में पहले हैरानी और फिर कर्ब भरे तासुरात नमूदार हुए। उसके साथ अचानक उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली और वो अपनी आंसू बहाती वालदा से लिपट गई। शायद मेरी आंखों से बहता पानी मुझे रुसवा कर देता, मगर उसकी लर्जा खेज चीखों पुकार ने सबको उसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया और मेरे आंसुओं की लाज रह गई। उस पर पहली बार मेरी खामोश मोहब्बत का राज अफशा हुआ था। ये राज उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। वहाँ से कार तक वो जिस तरह बहके, मचलते और तड़पते हुए पहुंची, वो हर आंख को अशकबार कर गया। कार के अंदर बैठने से पहले उसने मुड़कर मेरी जानिब देखा और मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। अना और खुददारी का दावेदार, मोहब्बत की देवी से माफ़ी का ख्वास्तगार था। जब तक वो मेरी जानिब देखती रही, मेरे हाथ बंधे रहे। वक्त जैसे साकित हो गया था। फिर वो गाड़ी में बैठ गई
पहली बार उसके सामने मेरी रेस्ट वॉच आस्तीन से बाहर निकली थी। गाड़ी के रवाना होते ही किसी ने मेरे बंधे हाथों को जुदा किया। मैंने चौंक कर देखा, वो जमीला थी। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वो आहिस्ता से बोली, चलो भैया घर चलते हैं। और मैं भारी कदमों से घर की जानिब चल पड़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।